आज हम देहरादून डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि गढ़वाल डिवीज़न के अंदर आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, उत्तराखंड के अंदर दो डिवीजन्स हैं। पहला कुमाऊँ डिवीज़न और दूसरा गढ़वाल डिवीज़न। तो कुमाऊँ डिवीज़न के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और गढ़वाल डिवीज़न के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कुल मिला के 13 डिस्ट्रिक्ट है हमारे उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारे वहाँ गढ़वाल के अंदर चमोली डिस्ट्रिक्ट आता है। उसके बाद उत्तरकाशी आता है। सबसे छोटे की बात करूँ, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ, चंपावत सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हमारे वहाँ देखने को मिलता है उत्तराखंड के अंदर। तो आज हम गढ़वाल डिवीज़न के देहरादून डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आपको बताऊंगा। 30 डिग्री 58 मिनट नॉर्थ से लेकर 29 डिग्री 57 मिनट नॉर्थ में ये फैला हुआ है। साउथ और नॉर्थ की अगर मैं ये बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। बाकी 77 डिग्री 35 मिनट ईस्ट से लेकर 78 डिग्री 34 मिनट ईस्ट में यह फैला हुआ है। नॉर्थ की तरफ यह उत्तरकाशी से बाउंड्री साझा करता है, बाउंड्री बनाता है टिहरी और साउथ की तरफ यह हरिद्वार से बाउंड्री साझा करता है। और साउथ के बाद अगर हम ईस्ट की तरफ जाएं, ईस्ट की तरफ यह टिहरी गढ़वाल से साझा करता है और वेस्ट की तरफ यह हिमाचल प्रदेश से साझा करता है। अगर हम थोड़ा साउथ वेस्ट की तरफ आए तो ये उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश से साझा करता है, यानी कि देहरादून जो है वो दूसरे, यानी कि हमारे इंडिया के दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी बाउंड्री साझा करता है, जो कि उत्तर प्रदेश है। कहाँ से करता है? साउथ वेस्ट की तरफ से। बाकी नॉर्थ ईस्ट की तरफ यह पौड़ी गढ़वाल से साझा करता है और थोड़ा सा यह हरियाणा की तरफ भी लगता है। यानी कि दो हमारे कंट्री के दो डिस्ट्रिक्ट जो कि अन्य डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनके साथ देहरादून डिस्ट्रिक्ट जो है साझा करता है, डिस्ट्रिक्ट कह रहा हूँ, स्टेट जो हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट और हरियाणा स्टेट के साथ यह साउथ वेस्ट की तरफ से बाउंड्री साझा करता है। देहरादून के गठन की अगर मैं बात करूँ तो देहरादून को जो गठन हुआ था वो 1817 में हुआ था। अब अगर आपको थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो, 1817 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ब्रिटिशर्स का आगमन उत्तराखंड के अंदर 1815 के बाद हो चुका था। तो 1817 में देहरादून का गठन हो चुका होता है ब्रिटिशर्स के अंडर में। और थोड़ा बहुत गोरखाओं का भी हमारे उसमें मतभेद रहता है ब्रिटिशर्स के साथ। उसी दौरान देहरादून का गठन भी हो जाता है। देहरादून के एरिया की अगर मैं बात करूँ, 3879 स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ है। नाम की उत्पत्ति बताता हूँ, देहरादून नाम कैसे पड़ा। जो लोग मानते हैं देहरादून का नाम ऐसे पड़ा कि गुरु द्रोणाचार्य जो थे, उनकी जो तपस्या स्थली थी, गुरु द्रोणाचार्य को आप सबने सुना ही होगा नाम। तो गुरु द्रोणाचार्य बेसिकली जो पांडव थे, महाभारत के अंदर जो पांडव थे, उनके गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य। उन्होंने ही उनको सबको युद्ध नीति सिखाई थी। तो गुरु द्रोणाचार्य की तपस्या स्थली होने के मानते हैं कि वहाँ जो दून घाटी है वहाँ पे वह रहते थे, तो इसी कारण उस नाम से दून वैले पड़ा, यानी कि द्रोणाचार्य की घाटी है करके वह दून वैले पड़ा। और यह भी मानते हैं गुरु राम राय जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध उस टाइम पे वो हुआ करते थे, उनके मतलब ऋषि माने आते थे। तो गुरु राम राय द्वारा यहाँ पे डेरा प्लस देहरा त्याग किया गया, यानी कि इन्होंने डेरा यहाँ डाला और यहाँ पे देहरा यानी कि देह त्याग भी किया। यानी कि उन्होंने पहले वहाँ पे वो बसे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी मृत्यु भी वहीं दून वाले एरिया में मृत्यु को अपनाया। तो उन्होंने यहाँ पर डेरा डाला, जिस वजह से प्रोनाउंसिएशन में डेरा का देहरा बन गया। तो इसी वजह से दून मतलब घाटी, यानी कि वो एक घाटी में रहते थे, और डेरा डालने से देहरा, यानी कि देहरादून, देहरा यानी कि घाटी, देहरा और घाटी यानी कि देहरा बोले तो देहरादून। तो इसी वजह से इनको प्रोनाउंसिएशन में देहरादून बोले जाने लगा। तो देहरादून में बेसिकली एक गुरुद्वारा है जो कि गुरु राम राय की स्थापना, गुरु राम राय द्वारा वह स्थापित किया गया था 1699 में, जो कि आज भी वहाँ पे है। झंडा मेला गुरु राम राय की याद में यहाँ देहरादून में लगता है, हर होली के 5 दिन के बाद लगता है। और जो लोग यहाँ पे रहते थे देहरादून में आज से कई साल पहले, तो हिस्टोरिकल पीपल्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कई जातियाँ रही, जैसे असुर जाति, नाग जाति और यक्ष जाति। तो ये बेसिकली इनका धीरे धीरे पतन होने लगा। नाग जाति, यक्ष जाति और असुर जाति का जब पतन होता है तो उसके बाद यहाँ पे किरात जातियों का आगमन होता है। किरात जातियों का आगमन के बाद यहाँ पे कुलिंद सुबादु राजा, एक सुबाहु राजा थे जो कि कुलिंद जाति को लेकर आते हैं। फिर कुलिंद जाति का
यहाँ पे ये वो पराजित होती है। और उसके बाद आती है खश जाति। खश जाति के बाद आते हैं पांडव। मानते हैं कि फिर वहाँ पे पांडव आए। पांडव के बाद परीक्षित राजा यहाँ पे आए। परीक्षित के बाद बेसिकली यहाँ सबसे फेमस जो हमने वंश आपने सुना भी होगा, पवार वंश। जो पवार वंश था वो यहाँ पे आया। पवार वंश जिसमें राजा अजयपाल, राजा अजयपाल कौन थे बेसिकली, वह उन्हीं को मानते हैं वैसे राजा अजयपाल को, कि उन्होंने गढ़वाल के अंदर 52 गढ़ों को जीता था। राजा अजयपाल जिसने सभी गढ़ों को जीता। 1804 में यहाँ पे खुड़बुड़ा का युद्ध होता है। 1804 के दौरान खुड़बुड़ा का युद्ध होता है गोरखाओं प्लस प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह कौन है? प्रद्युम्न शाह बेसिकली पवार वंश के ही एक राजा रहे, एक शासक रहे। तो उनके साथ युद्ध होता है और जिसमें प्रद्युम्न शाह हार जाते हैं और गोरखाओं का शासन 1804 से 1815 तक यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें उनका देहरादून भी उनके एक को भी कब्जे में ले लिया होता है गोरखों द्वारा। तो 1804 से 1815 तक देहरादून गोरखों के अधीन आ गया। ब्रिटिशर्स का आगमन होता है 1815 के बाद, जिसमें ब्रिटिशर्स और गोरखाओं के बीच युद्ध होता है। युद्ध के दौरान ब्रिटिशर्स गोरखाओं से जीत जाते हैं और जीतने के बाद वहाँ पे उनके बीच, आपने सुना भी होगा ये संगौली की संधि। संगौली की संधि हम आज की डेट में भी पढ़ते हैं, जो कि संधि हुआ करती थी, ट्रीटी जो हुआ करती थी। आज की डेट में भी पिथौरागढ़ और नेपाल के बीच में, पिथौरागढ़ और नेपाल के वहाँ से जो लिपू लेक है, लिपू लेक दर्रा, जो कि हमने अभी 2007 के अराउंड हमने एक वहाँ पे लिंक रोड बनाई थी धारचूला से लेकर लिपू लेक तक। 80 किलोमीटर की लिंक रोड थी। लिंक रोड क्यों बनाई थी? ताकि हमारे जो वहाँ पे टिबेटन फोर्स है, टिबेटन फोर्स जो वहाँ पे उनको बेसिकली उनको ताकि वो दिया जा सके, आसानी से उनको खाना वगैरह और उनके लिए सामान जो है वो आसानी से पहुँचाया जा सके। इसीलिए वहाँ पे 80 किलोमीटर की लिंक रोड बनाई थी, जो कि नेपाल ने अपने ही मैप में उस चीज़ को दिखा दिया था। इसी चीज़ को लेकर उनसे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो नेपाल कहता है कि संगौली की संधि, जो कि 1817 के आसपास हुई होती है, 1817 के आसपास हुई होती है, उसी दौरान वो वही चीज़ को लेके आते हैं कि तब से हमारे बीच संगौली हुई होती है, इसी वजह से कि लिपू लेक के ईस्ट वाला पोजीशन हमारा है और वेस्ट वाला तुम्हारा है। तो इसी चीज़ को लेकर मतभेद, हमारे डिस्प्यूट्स नेपाल और उत्तराखंड के बीच में, यानी कि इंडिया के बीच में चलते रहते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे संगौली की संधि होती है, जिसमें फिर देहरादून भी है। बेसिकली वह टिहरी डिस्ट्रिक्ट इसको कंट्रोल करता है, देहरादून। अब टिहरी डिस्ट्रिक्ट उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ करता था, ठीक है। फेमस इसलिए हुआ करता था क्योंकि वहाँ से कई इंडिपेंडेंस के दौरान वहाँ पे देखने को मिला कई फ्रीडम फाइटर्स वहीं से जागे और वहीं से उन्होंने युद्ध वगैरह जो भी किया उन्होंने टिहरी डिस्ट्रिक्ट से। इसीलिए बेसिकली वो बहुत ज़्यादा इसीलिए फेमस रहता है। ब्रिटिशर्स ने भी वहाँ बहुत सारे काम वगैरह किए, कमिश्नर वगैरह बनाने की नियुक्ति वगैरह वहीं से शुरू करी थी। इसीलिए टिहरी रियासत जो थी वो बहुत टाइम से, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे फेमस रहती थी। फिर 1817 में बेसिकली ये जो डिस्ट्रिक्ट है देहरादून, ये मेरठ मंडल के अंदर आ जाता है। उसके बाद 1975 में ये गढ़वाल मंडल में शामिल होता है, ठीक है। तो यानी कि 1975 के बाद जो देहरादून है वो गढ़वाल मंडल में, उससे पहले यह मेरठ मंडल में होता है। अब जैसे कि हम जानते भी हैं कि उस टाइम पे हमारा जो था गठन जो था यूपी के साथ ही हुआ था, यूपी के साथ ही हमारा गठन हो रखा था। तो हम कोई उत्तराखंड एक अलग से स्टेट तो उस टाइम थे ही नहीं। दून का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो देहरादून है, दून का मतलब होता है बेसिकली मिडल हिमालय और हिमालयाज़ और जो शिवालिक हिमालयाज़ है हमारे यहाँ, हिमालयाज़ जो है हमारे मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय, उसके बीच के जो समतल भूमि होती है, यानी कि उसके बीच का जो एरिया होता है, उसी चीज़ को दून बोलते हैं। दून बेसिकली घाटी यानी कि वैलीज़ के लिए होता है। दो पहाड़ों के बीच से निकलने वाली जो उनके बीच जो रास्ता होता है, जिनको हम दर्रे भी बोलते हैं और कई जगहों पे उनको ला और पासेस भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम दून बोलते हैं। दून का बेसिकली निर्माण अगर बताऊँ तो ये बेसिकली जो दून है ये यमुना नदी जो है, यमुना नदी के कई डिस्ट्रीब्यूटेड रिवर जो है अपने साथ सेडिमेंट्स इकट्ठा करके लाई। अब उस टाइम तो यमुना रिवर अब तो क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो यमुना रिवर का जो प्रवाह है वो अब कम हो चुका है। तो यानी कि पहले वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट फ्लो के साथ, एक बहुत ही तेज फ्लो के साथ सेडिमेंट को पहले वो लेकर आती थी, यानी कि ट्रांसपोर्ट करती थी। ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ वो सेडिमेंट को एक जगह पे इकट्ठा करके यहाँ पे क्या करती थी, डिपोजिशन भी करती थी। तो वही डिपोजिशन के कारण यहाँ पे बेसिकली देहरादून यानी कि दून का एरिया बना। कुछ मेजर वेजिटेशंस और रिवर्स के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, देहरादून में मैंगो ट्रीज़ बहुत मिलते हैं, शीशम के पेड़ बहुत मिलते हैं, साल
सागौन, आंवला वगैरह और बांस वगैरह बहुत प्रचुर मात्रा में वहाँ पे मिलता है। पहाड़ी ढलान पर पाई जाने वाली वहाँ पे वनस्पतियाँ भी है, जैसे देवदार के पेड़ होते हैं, बांज के पेड़, चीड़ के पेड़ और बुरांस के पेड़, ये बहुत ज़्यादा उन जगहों पर पाए जाते हैं। कुछ नदियाँ देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बहती है, सबसे मेन रिवर जिसके बारे में आप सब जानते हैं, यमुना रिवर जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपूछ पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना का आगमन होता है और ये होते होते देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी होते हुए आती है। तो यमुना रिवर के बारे में पढ़ेंगे। बंदरपूछ माउंटेन से निकलती है, इसके साउथ वेस्ट पर यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहीं से यमुना का आगमन होता है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी जो मेन रिवर बताऊं, टॉन्स रिवर है। टॉन्स रिवर यमुना के मुताबिक 2 पॉइंट यानी कि ढाई गुना ज़्यादा पानी अपने साथ लेके आती है। ठीक है, यमुना को ये मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा पानी प्रोवाइड करती है और प्रवाह बढ़ाती है यमुना का। यमुना ना ही सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में बहती है, यमुना सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहती है उत्तराखंड के। पहला कौन सा, उत्तरकाशी, और दूसरा कौन सा, देहरादून। उत्तरकाशी क्यों, क्योंकि उत्तरकाशी के अंदर ही यमुनोत्री है, जो यमुनोत्री से यमुना निकलती है। अब दो नदियों के संगम को बेसिकली टोन्स बुलाता है। टोन्स का वैसे जो वास्तविक नाम है वो तमसा भी बुलाता है, तमसा नदी भी टोन्स के लिए प्रयोग किया जाता है। टोन्स और यमुना बेसिकली डाक पत्थर है एक जगह, वहाँ पर मिलती हैं, यानी कि संगम होता है, कहाँ पे होता है, टोन्स और यमुना का डाक पत्थर पे। अब टोन्स जो है वो 2 नदियों से मिलकर बनती है। कौन कौन सी, सुपिन और रुपिन। सुपिन बेसिकली ओरिजिनेट होती है नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ बंदरपूछ माउंटेन से, जहाँ पे स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है, वहाँ से सुपिन नदी निकलती है, और हिमाचल प्रदेश से रुपिन नदी का आगमन होता है। तो सुपिन नदी और रुपिन नदियाँ जब एक साथ मिलती है तो ये टोन्स नदी का आगमन यहाँ से बढ़ जाता है। और आपको जानकारी, और ये बेसिकली क्या बुलाता है कि नदी का नाम कैसे रखा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा गहरी नदी होती है, जो सबसे ज़्यादा गॉर्जेस वगैरह सबसे ज़्यादा गहरी और जिसका प्रवाह तेज होता है, उसी का नाम आगे रख देते हैं। और अगर नहीं हो तो आगे को उनके जगह के शहर के नाम से भी कई नदियों का नाम रखा जाता है। बट बेसिकली वैसे नाम जो होता है वो जो जितना ज़्यादा गहरी होती है नदी, उसी के नाम पे ज़्यादा पानी लेके आती है, उसी के नाम पे आगे बढ़ जाता है। टॉन्स नदी बेसिकली 148 किलोमीटर बहती है और यमुना 136 किलोमीटर फ्लो करती है देहरादून के अंदर। ठीक है, देहरादून के अंदर बता रहा हूँ, टॉन्स का वो देहरादून में नहीं है। टॉन्स 148 किलोमीटर की है, लंबी है, जो कि बाद में यमुना से मिल जाती है। अब यहाँ पे एक आसान रिवर है जो कि यमुना के साथ मिलती है वेस्टर्न पार्ट ऑफ देहरादून में आके। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा, आसन संरक्षण रिजर्व है यहाँ पे, यानी कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व है, जो कि 14 अगस्त 2005 को देश को समर्पित कर दिया गया था। माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आती है बहुत ज़्यादा, प्रवासी पक्षियों का ऐसा एरागाह है ये। ठीक है, अक्टूबर से मार्च के बीच में यहाँ माइग्रेट करती है बर्ड्स। माइग्रेट आपको पता होगा, दूसरे देश से यहाँ माइग्रेट करने के लिए आती है। माइग्रेट बेसिकली यहाँ पे कुछ बर्ड जो आती है, ये क्यों आती है यहाँ पे, एक तो इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जो मिडिल एशिया बेसिकली वहाँ पे उस टाइम पे अक्टूबर के टाइम पे वहाँ मतलब अक्टूबर से मार्च के बीच में इसलिए आती है क्योंकि उस टाइम पे वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाती है मिडिल एशिया में। तो वहाँ बहुत ज़्यादा क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा, या फिर उनकी कैपेबिलिटी के कारण वो नहीं हो पाता उन चिड़ियाओं के पक्षियों के कारण, तो इसीलिए वो माइग्रेट करके देहरादून के आसन रिवर और कई जगहों पर वह आती है। तो एक आसन रिजर्वेशन जो वो भी है हमारे यहाँ पे, ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए आसन कंजर्वेशन रिजर्व वहाँ पे भी आती है। तो वहाँ पे एक प्रमुख चिड़िया है जिसका नाम है सुरखाव, रूडी शैल्डक बोलते हैं इसको। ये बर्ड माइग्रेट करती है हर साल और बहुत ही इसका ये पसंदीदा जगह में से एक बोली जाती है। और इसको रामसर साइट के अंदर भी सम्मिलित किया गया है। रामसर साइट में 2020 में 38 नंबर पर आसन कंजर्वेशन रिजर्व को शामिल किया गया था। उत्तराखंड का पहला वेटलैंड भी इसको बोला जाता है। वेटलैंड मतलब होती है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि बोले तो ऐसी ज़मीन जहाँ पे थोड़ा मतलब दलदली एरिया आप कह सकते हो, ना पूरा भरपूर मात्रा में पानी होगा, ना भरपूर मात्रा में मतलब मिट्टी होगी। पानी और मिट्टी का दोनों का साथ में आगमन, मतलब दलदली भूमि आप कह सकते हैं। रामसर सम्मेलन भी बेसिकली 2 फरवरी 1971 को सबसे पहले हुआ था ईरान में। ठीक है, तो वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए समिट हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिया भी एक रामसर साइट का मेंबर है और हम हर साल 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं। ठीक है, प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं भी यहाँ देखने को मिलती हैं। अब नदियाँ होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, उन्हीं पे जल विद्युत परियोजनाएं यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको पता ही है टिहरी बांध, जो कि है
दो नदियों के बीच नदियों के संगम पे बनता है, वो बनता है भिलगना नदी, और भागीरथी के संगम पे क्या बनता है, टिहरी, जो है टिहरी डैम वहाँ बना हुआ है। तो प्रमुख जल विद्युत परियोजना यानी कि बांध जिसको बोलते हैं, यमुना नदी पे एक है व्यासी परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है व्यासी, ये वनडे एग्जाम्स के लिए, वनडे एग्जाम्स में पूछा होता है कि यमुना नदी पे कौन सी परियोजना है। तो व्यासी परियोजना है, और एक लखवाड़ परियोजना है। लखवाड़ परियोजना बेसिकली 204 मीटर की हाइट पे है लोहानी विलेज से। आपको उतना ही लोहानी गाँव याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट पता होना चाहिए उसके लिए, ताकि दिमाग में क्लिक आ सके उस टाइम पे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव क्या था कि इससे 6 स्टेट्स को, हमारे इंडिया के 6 स्टेट्स को बेसिकली पानी मिलता था, और इरिगेशन में बहुत फैसिलिटी होती थी। तो उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और यूपी को इससे काफ़ी पानी मिलता था। तो हरियाणा को सबसे ज़्यादा पानी मिलता था, 47% वाटर इसको मिलता था। 1976 में लखवाड़ डैम को बेसिकली मंजूरी दे दी गई थी इसी योजना आयोग द्वारा। 1986 में यहाँ पे पर्यावरणीय मंजूरी भी मिली गई थी। किसको? लखवाड़ परियोजना को। 2008 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बाकी यहाँ पे कुछ ढकरानी परियोजना, ढालीपुर परियोजना यमुना नदी पे चलती है आज भी, और कुछ कुल्हाल, खोदरी, हथियानी, ये सभी परियोजना हैं जो कि यमुना नदी के ऊपर बनी हुई हैं। बाकी एक टोन्स रिवर के ऊपर भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि छिबरो, कोड़ी और किसाऊ, ये 3 मेन है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि गौलगी जल विद्युत केंद्र, एक यहाँ पे गौलगी हाइड्रो पावर स्टेशन भी बना हुआ है, जो कि 1960 में इसकी स्थापना करी गई थी। उत्तर भारत का यह पहला जल विद्युत केंद्र था, यानी कि नॉर्थ इंडिया का पहला जल विद्युत केंद्र इसको बोला गया था। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। 1912 में इसमें जल विद्युत का उत्पादन हुआ, और इसको पानी कहाँ से मिलता था? इसको पानी मिलता था बेसिकली मसूरी के भट्टाफाल नामक जगह से इसको पानी प्रोवाइड किया जाता था। बाकी यहाँ पे कुछ तालों की बात करूँ तो देहरादून में चंदबाड़ी ताल है, कासरो ताल है, और खनिज संपदा के लिए भी देहरादून बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, क्योंकि यमुना नदी वो सब बहती है, तो बहुत सारी मात्रा में मिनरल्स को लेके चलती है। तो यहाँ पे चूना पत्थर, जो कि डोईवाल खान है यहाँ पे एक बहुत बड़ी, और ऋषिकेश में, मसूरी में क्रीमी कलर का चूना पत्थर यहाँ पाया जाता है। संगमरमर पाया जाता है, अबेंडेंट अमाउंट मसूरी में पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, डोलोमाइट, ठीक है, फॉस्फोराइट, खड़िया चौक जिसको चौक बोलते हैं वो पाई जाती है, सेल खड़ी पाई जाती है। बायराइट्स और सिलिका सैंड बहुत ज़्यादा भरपूर, मतलब अच्छे खासे मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। अब प्रमुख स्थल बताऊंगा आपको देहरादून के, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट राजाजी नेशनल पार्क है यहाँ पे, ठीक है, इसी से ही ये प्रमुख स्थल बन जाता है। राजाजी नेशनल पार्क है, जो कि यहाँ पे 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, और 820 स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ है। बाकी यह सिर्फ देहरादून में ही नहीं, कई अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में भी यह बाउंड्री साझा करता है, में फैला हुआ है। हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी में यह फैला हुआ है राजाजी नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व था, ये घोषित किया गया था 15 अप्रैल 2015 को, और इंडिया का 48वां टाइगर रिजर्व था ये। उत्तराखंड का 2nd टाइगर रिजर्व था जिम कॉर्बेट के बाद। इट वॉज नेम्ड ऑन, यानी कि राजाजी नेशनल पार्क इसको दिया गया था बेसिकली श्री राजा गोपालाचार्य के नाम पे। अब बाकी देहरादून में कुछ एक आनंद वन है, जो कि पहला सिटी फॉरेस्ट बना है देहरादून का। यहाँ पे एक झागरा वन रेंज भी है, सूर्यधार झील है यहाँ पे देहरादून में, मालसी डियर पार्क है देहरादून में। कालसी बोले तो अशोक शिलालेख यहाँ पे मिले हैं। शिलालेख क्या होते हैं? बेसिकली जो पत्थरों के ऊपर जो चित्र बनाते हैं उसको शिलालेख बोलते हैं। शिलालेख मिले हैं इनके पत्थरों के ऊपर, अशोक के शिलालेख मिल रखे हैं, ठीक है। ऐतिहासिक स्थल और खलंगा स्मारक मिल रखा है यहाँ पे देहरादून के अंदर। अब मैं यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा कुछ संगठन, यानी कि जो यहाँ पे संस्थान है बेसिकली, ठीक है। जैसे सबसे पहला मैं बताऊंगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बेसिकली देहरादून में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। तो आपको ज़्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, इतना हल्का फुल्का आपको पता हो तो काफ़ी रहता है। बाकी सर्वे ऑफ इंडिया, पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1767 में इसकी स्थापना हुई थी, पर तब यह कैलकाटा में था। 1942 में इसको देहरादून शिफ्ट किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार पूछा गया था कि जो सर्वे ऑफ इंडिया है, यानी कि जो हमारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, उसको देहरादून कब शिफ्ट करा गया? कैलकाटा से। तो 1942 में इसको शिफ्ट करा गया। और ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग सबसे पहले देहरादून से पहले कहाँ पर
खोला गया था। तो कहाँ पर था वो सबसे पहले? कलकत्ता में। और डेट भी पूछ देता है कई बार, तो 1767 आपको डेट याद रहनी चाहिए। तो भारत का पहला डाकपत्र जारी किया था इस सर्वे ऑफ इंडिया ने 1854 में। देहरादून म्यूजियम राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय, ये 1914 में यहाँ पे बना था। कुछ शोध संस्थान भी हैं यहाँ पे, अन्य प्रमुख शोध संस्थान जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन, 1960 में इसकी स्थापना हुई देहरादून में। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, जून 1968 में है बना। 1976 में इसे देहरादून में स्थानांतरण किया गया, शिफ्टिंग करी गई इसकी देहरादून में, और ये बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की अगर मैं बात करूँ तो 2008 में इसको बेसिकली एक गवर्नमेंट एंटिटी बना दिया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। 21 अप्रैल 1966 में यह बना और 2008 में इसको एक गवर्नमेंट की एंटिटी बना दिया गया। और ये जो कंसेप्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये नीदरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? नीदरलैंड से लिया गया है। ONGC है वहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेचुरल गैस कोऑपरेशन, जो कि 14 अगस्त 1956 में स्थापना हुई इसकी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, जो कि 1978 में, ये बेसिकली किस पे काम करते हैं? ऑयल एंड गैसेस का इनटेक करते हैं, यानी कि अर्थ के अंदर से इनटेक करके बाहर निकालते हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट 1960 में स्थापना हुई, यानी कि यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान 1960 में इसकी स्थापना हुई। राष्ट्र दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड हैंडीकैप्ड भी यहीं पर है। अब इसके बारे में कुछ अन्य आपको जानकारी दूंगा NIBH के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड हैंडीकैप्ड। 1943 में इसको सेंट ईस्टर्न छात्रावास के रूप में जाना गया था। 1950 में इसे गवर्नमेंट ने अपने अंदर में ले लिया। 1967 में NIBH बनाया, मिक्स करके इसको एक ही बना दे। पहले बहुत सारे अलग अलग संगठन में बटा हुआ था, बाद में इसको एक मिक्सअप करके एक ही बिल्डिंग इसको बना दी गई। 1979 में इसे NIBH को एक संस्थान के रूप में बना दिया गया। अब आपको डेट इतनी याद रखने की जरूरत है, बस ये पता होना चाहिए कि NIBH को पहले क्या बोलते थे और अब क्या बोलते हैं, भाई इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले इसको सेंट डस्टन छात्रावास के रूप में जाना जाता था और अब इसको 1979 से NIBH बोला जाने लगा। तो जब इस NIBH बॉडी को इंडिपेंडेंस मिली तो इसमें एक बेसिकली क्या था, पंजीकरण लागू दिया था, जिसमें 1982 के तहत रजिस्टर्ड, जो कि 1860 के तहत यह पंजीकरण किया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, 1861 में इसकी स्थापना हुई। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी है, जो कि 1938 में इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज के नाम से जाना जाता था। बाद में 1987 के बाद इसको इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट कॉलेज कहा जाने लगा। बाकी उत्तराखंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है यहाँ पे, 2002 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और 2005 से यहाँ पे काम शुरू हुआ। उत्तराखंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर भी यहीं है, 2005 में यहाँ बना। उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भी यहीं है, जो कि 2005 में बना। अब कुछ एकेडमीज़ की बात करूँगा। एकेडमीज़ जैसे कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो जब सब नहीं सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। 1932 में इसकी स्थापना हुई। और मसूरी में आपने सुना होगा लबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी, ये भी आपने सुना होगा, ये भी मसूरी में है। 1 सितंबर 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर पंडित पीताम्बर दत्त हिंदी अकेडमी भी यहीं पर है, 24 फरवरी 2010 को इसकी स्थापना हुई। हिमालयन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट भी यहीं है, 24 फरवरी 2010 में भी इसकी स्थापना हुई। हिंदी उर्दू लैंग्वेज अकेडमी भी यहीं पे 2013 में इसकी स्थापना हुई, यह मसूरी में है। ठीक है, बाकी 1991 में डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाई गई और 9 सितंबर 2009 को बेसिकली इसकी नियमावली यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया गया फॉर मेकिंग द पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकेडमी की बात कर रहा हूँ मैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 1860 में रजिस्ट्रेशन किया गया 24 फरवरी 2010 को। इसमें बेसिकली रजिस्ट्रेशन होता है जैसे कि IMA वगैरह और पीताम्बर दत्त जितने भी हैं ये हिंदी एकेडमी और ये वगैरह वगैरह, इनका रजिस्ट्रेशन एक किया जाता है। तो ये रजिस्ट्रेशन कब हुआ? 1860 के तहत सोसाइटी एक्ट के अंदर ये रजिस्ट्रेशन हुआ 24 फरवरी को, बट सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन के तहत हुआ। ठीक है, अब ये समझना इस चीज़ को। 4 अक्टूबर 2010 की अधिरचना से इसका नाम PDB यानी कि पीताम्बर दत्त बर्थवाल नाम अकेडमी रखा गया 4 अक्टूबर 2010 के बाद। प्रमुख पर्यटक स्थल बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे रॉबर्स केव है, गुच्चू पानी एक जगह है, वहाँ पे रॉबर्स केव देखने को मिलती है। गुरु राम राय दरबार की शैली है, मुगल शैली की है जो बनाई गई है। 1707 में एक
भव्य रूप दिया गया पंजाब कौर को। शिव मंदिर टपकेश्वर महादेव का टेम्पल है यहाँ पे, इसको बेसिकली नेचुरल केव बोली जाती है। ये जो नोट्स मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ ना, ये मेरी मैंने खुद की मेहनत से बनाए हैं, और बाकी इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको, ये जितना भी है। आप भी इस चीज़ को मतलब बेसिकली जो देहरादून के बारे में लिखेंगे ना, आप उसमें भी देख सकते हैं, आप खुद ही अपना उसमें यूट्यूब से वगैरह देख देख के आप बुक्स से के माध्यम से भी इसको बना सकते हैं। बाकी चंद्रबदनी एक यहाँ पे गौतम कुंड है, महर्षि गौतम ने यहाँ बेसिकली यहाँ पे तपस्या स्थली थी। सहस्त्रधारा गंधक युक्त पानी की धारा, और कुछ योगदान बेसिकली मेरे को इसमें, मैंने कुछ यूट्यूब के कुछ टीचर थे उनसे भी लिया, और खुद मैंने इसमें भी कुछ रिसर्च करी थोड़ा, तब जाके इसको लिखा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये डेट्स वगैरह मिलती नहीं है इतनी अच्छी तरह, तो ये डेट्स मेरे को कुछ टीचर्स ने भी प्रोवाइड कराई, और जो यूट्यूब पे जो वो हैं टीचर्स हैं उन्होंने भी प्रोवाइड कराई। तो सहस्त्रधारा गंधक युक्त पानी भी यहाँ देखने को मिलता है। गंधक युक्त मतलब होता है जिसमें सल्फर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और सल्फर हमारी बॉडी के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ऐसा मानते हैं। तो इसमें बोलते हैं कि अगर कोई स्किन से किसी को अगर प्रॉब्लम है, तो वहाँ अगर वो नहाए उसमें, तो उसको काफ़ी ज़्यादा हीलअप उसकी बॉडी जल्दी होती है। अब मैं आपको बताऊँगा जो राजा जी नेशनल पार्क है, तो बेसिकली किन किन से मिलकर यहाँ पे बना हुआ है। एक है मोतीचूर, एक है चीला, एक है राजा जी। तो बेसिकली यही राजा जी नेशनल पार्क को पूरा कंबाइन करके बनाते हैं। जैसे टाइगर प्रताप वाटरफॉल है यहाँ पे देहरादून में। बाकी यहाँ पे 4 सिद्ध दत्तात्रेय भगवान 84 में से 4 देहरादून में है, ये याद रखना। 4 सिद्धपीठ भी हैं। लक्ष्मण सिद्धपीठ है, लक्ष्मण जिनको बोलते हैं, कालू सिद्धपीठ है, मानक सिद्धपीठ है, और मांडू सिद्धपीठ है। तो जो मांडू है वो बेसिकली निमी रिवर अम्मावाला विलेज के पास है देहरादून में। अब हाँ, कुछ यहाँ पे जनजाति भी रहती है, एक बहुत ही फेमस जनजाति जिनका नाम है जौनसार जनजाति रहती है। यहाँ पे एक जगह भी है जौनसार भावर, जहाँ पे बेसिकली क्या है, कालसी यानी कि जो यमुना नदी है वह अशोककालीन शिलालेख मिला है, जहाँ पे पाली लैंग्वेज थी और लिपि जो थी वह ब्राह्मण लिपि थी। बाकी यहाँ पे लाखा मंडल है, जहाँ पे यमुना प्लस रिखनार नदी के तट पर यहाँ पे मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। लाखा मंडल का मतलब है लाखों में यहाँ पे मूर्तियाँ मिली थी, ठीक है, प्राप्त के लिए प्रचलित है। शिव मंदिर उत्तराखंड शैली का यहाँ पे शिव मंदिर है। हनौल, जो कि हनौल क्या है, एक जगह है जहाँ पे महासू देवता विराजमान करते हैं, जहाँ पे जौनसार जो वहाँ के वो हैं, जौनसारी जो वहाँ की जनजाति है, वो महासू देवता को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो यहाँ हनौल जो कि टॉन्स रिवर के किनारे है, जौनसार के सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना आता है, महासू देवता का सबसे बड़ा टेम्पल है वहाँ पे। बाकी यहाँ पे एक बैराट घाट जगह है। बाकी मैं आपको एक फेमस, आपने इस जगह का नाम सुना ही होगा देहरादून में, सबने सुना होगा, मसूरी सुना होगा। तो मसूरी बेसिकली क्वीन ऑफ माउंटेन्स बोला जाता है। इसकी खोज करी थी कैप्टन यंग द्वारा करी गई थी 1825 में। तिब्बत की निर्वासित सरकार का गठन यहीं हुआ था, ठीक है। गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार बोला जाता है इसको। लाल टिब्बा और गुनहिल माउंटेन्स के बीच में इसी के बीच में यह मसूरी है। सबसे ऊंची पहाड़ी लाल टिब्बा है, और तोप टिब्बा भी बोली जाती है, ठीक है। गुनहिल को तोप टिब्बा भी बोलते हैं। बाकी भद्रराज टेम्पल और ज्वालाजी टेम्पल यहीं मसूरी में है। बाकी यहाँ पे प्रकेश्वर टेम्पल है देहरादून में। ऋषिकेश के बारे में आपको ये बात बताऊंगा कि ऋषिकेश बेसिकली गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर है। यहाँ पे एम्स की शुरुआत हुई थी 2004 में, ये यहाँ शुरू हुआ और 2012 तक यह बन गया था, और 2014 से यहाँ पे काम शुरू हो गया था। तो पुराणों में ऋषिकेश का नाम कृपजा भ्रक के नाम से भी इसको जाना जाता है, ऋषिकेश को। बाकी यहाँ पे पतोवन है, जो कि टिहरी जिले में आता है, क्योंकि टिहरी जिला उसके उसके मैंने बताया था आपको, उसके पास ही यहाँ पे बाउंड्री साझा करता है। तो वहीं पे पतोवन भी है, जहाँ पे लक्ष्मण द्वारा तपस्या करी गई थी, ठीक है। लक्ष्मण झूला भी है ऋषिकेश में, जो कि 140 मीटर की लेंथ है। यहाँ पे एक घाट है जिसको त्रिवेणी घाट कहते हैं। नीलकंठ महादेव का मंदिर है पौड़ी गढ़वाल में, ये भी बिल्कुल देहरादून से लगा हुआ है, यहीं पे पौड़ी गढ़वाल में है, जो कि ऋषिकेश से भी यहाँ पे टच होता है। जिस पहाड़ी पर यह नीलकंठ महादेव का मंदिर है, उस पहाड़ी का नाम क्या है, जहाँ पे नीलकंठ महादेव है, उसका नाम, पहाड़ी का नाम है शंभु निशंभु, ठीक है। क्या नाम है? शंभु निशंभु। सबसे प्राचीन टेम्पल यहाँ पे भरत मंदिर है ऋषिकेश के अंदर। ऋषिकेश कहाँ है? देहरादून के अंदर है, ठीक है। शिवानंद झूला पुल है, इसी को राम झूला भी कहते हैं। शत्रुघ्न मंदिर है ऋषिकेश में, और यहाँ पे शिवपुरी है, जहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है ऋषिकेश के अंदर। थैंक यू।